हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूट्यूब पे एक न्यू सीरीज कर रहे थे जिसमें हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे। दैट इज कि उस पर्टिकुलर यूनिट से वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या आए हैं, एंड दैट अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तब उस पर्टिकुलर यूनिट से कैसे एमसीक्यूज आते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक सेपरेट सेपरेट वीडियोज में कंडक्ट कर रहे थे। तो ये हमारी वीडियो है यूनिट 4 के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 4, जिसमें हमने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ा था। ये वाला जो भी हमारा आगे क्वेश्चंस आएंगे, ये उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पीवाईक्यूज में, आपके 3 to 4 years 3 years के सेमेस्टर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिपोर्ट राइटिंग, आपके 4th यूनिट से जो भी सवाल आए हुए हैं, चाहे तो लॉन्ग में, चाहे शॉर्ट में, चाहे वेरी शॉर्ट में, आज हम उन चीजों को देखेंगे, उन सवालों को देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट। अब बच्चों, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कभी कभी वेरी शॉर्ट यानी 2 नंबर वाले में भी पूछता है, कभी आपका वही सेम सवाल 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। बस क्या अलग होगा, आपका कंटेंट ऑफ राइटिंग कि कितना आप लिख रहे हो। ठीक है, 2 नंबर वाले में आपको उतनी ही जितना इनफ चीज लिखनी है, कम शॉर्ट में चीजें लिखनी है, बतानी है। जो पूछेगा डायरेक्ट बस 2 3 4 लाइन में वो बता दो। आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा उसको वेल डिफाइन करना है, या आप डिफिनीशंस लिख सकते हो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो ये सारी चीजों को इलेबोरेट करके लिख के बातों को आप लिख सकते हो। तो आपके क्वेश्चन के नंबर के पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेंदी या कितना शॉर्ट अपने आंसर को लिखोगे। और बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो वेल डिफाइंड होते हैं। दैट मीन्स कि वो खुद ही, मतलब अगर लॉन्ग में पूछेगा तो वो आपको पार्ट्स में पूछेगा। ठीक है, कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, एक 20 नंबर का फुल फ्लेश्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी आपसे सवाल आपका एग्जामिनर इतना ही पूछेगा कि आपको 4 पेज जबरदस्ती ना भरना पड़े। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप अगर पार्ट्स में उन सवालों का जवाब दोगे तो अपने आप आपका 4 पेज भर जाएगा। मैक्सिमम आपको 4 पेजेस 5 पेजेस तक फिल करना होता है। तो बच्चे समझते हैं कि नहीं, जबरदस्ती कुछ भी लिख के 4 पेज भरना है। नहीं, आपका सवाल ही उस तरीके से, आपका एग्जामिनर बहुत आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उसने ऐसे सवाल ही आपको दिए हैं कि आपका वो सब पार्ट्स में अगर आप करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका 4 से 5 पेज आराम से भर जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे। और ये आपका सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक में जो थ्योरिटिकल पोर्शंस हैं, तो ये सारी चीजें हर उस चीज के लिए, हर आपके सब्जेक्ट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट आर द वेरियस सेक्शंस एंड कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ रिपोर्ट। अब पहले तो ये डिफाइंड हो रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो, व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट्स, पहले वो देख लो, फिर वो एलिमेंट्स है क्या हम ये देखेंगे। ठीक है, पहले देखो कि एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट इसका मतलब क्या है। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट आर द वेरियस सेक्शंस एंड कंपोनेंट्स। देखो, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट वो है जो एक रिपोर्ट में वेरियस अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी है, मेन बॉडी हो गई, कंक्लूजन हो गया, आपका हेडिंग हो गई, या जो भी चीजें हो गई, जैसे आपका टाइटल हो गया, आपका टेबल बात इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें आपका सेक्शन और कंपोनेंट, जो भी एक रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम, जैसे एक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनता है, वेल डिफाइंड रिपोर्ट होती है, उसको हम बोलते हैं, उन सारी चीजों को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट, इंक्लूडिंग द टाइटल पेज। देखो, टाइटल पेज हुआ। ठीक है, देन इट इज टेबल ऑफ कंटेंट। की क्या टेबल ऑफ कंटेंट, यू नो कि आप बुक्स परचेज कर रहे हो या आपके पास बुक्स है कोई भी, आप देखो फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है। दैट मीन्स कि इस आगे फर्दर आप बुक ओपन करोगे, आप बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। तो रिपोर्ट में भी टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीजें इसमें देखी गई हैं, क्या क्या चीजें कंक्लूड की गई है, या कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करा जाएगा इस रिपोर्ट में, किस किस टॉपिक के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा है, जो भी वेरियस चीजें हैं वो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट में लिखी हुई होती हैं। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, एंड मोर। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट। अब देखो बच्चों,
यहीं पे बात खत्म। अगर अगर आपका 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, इफ इट कम्स इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, देन यू हैव टू, बस आपको 2-3 ऐसे देखो कितना ये है तो 2 ही लाइन का, बट कितना कंप्लीट आंसर है कि एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट वेरियस सेक्शंस और कंपोनेंट्स होते हैं। मेकअप रिपोर्ट मतलब जो रिपोर्ट को पूरा स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं। और वो क्या होता है, टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ये जो भी चीजें हैं वो। तो 2 नंबर वाला दिस इज इनफ, ठीक है। बट अगर यही सवाल आपसे कब 5 नंबर वाले में पूछ दे, देन यू हैव टू इलेबोरेट दीज थिंग्स, मतलब आपको ये सारी चीजों को बढ़ा के बताना है, ठीक है। देखो हमारा कॉमर्स वाले पोर्शन सिंपल होते हैं, इजी होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा क्या चीज है, इंपॉर्टेंस किस चीज की, आपके आंसर राइटिंग, द वे यू राइट, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि आपको के पास जो भी इंफॉर्मेशन, देखो बातें बहुत सिंपल होती हैं, बातें बहुत इजी होती हैं, बहुत इजी है कि हाँ यही तो बोला है, रिपोर्ट के बारे में ही तो बोला है, और बिजनेस के बारे में ही तो बोला है, ये तो बात इजी है, ठीक है। बट आप में फर्क कैसे होता है कि कौन अपने विचारों को, कौन अपने आइडियाज को, नॉलेज को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। सो कॉमर्स में हर सब्जेक्ट की बात हो रही है कि मेजर थिंग इज हाउ यू एक्सप्रेस योर आंसर्स, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। और आगे अगर आप फ्यूचर में आप किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज की प्रिपरेशन करो, तो ये बहुत एक अहम रोल होता है, अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करना। लोग आंसर राइटिंग सीखते हैं। सोचो अगर आप कॉमर्स में पहले से ही ये सारी चीजें सीखो कि हमें अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, किन चीजों को कैसे एग्जाम्पल्स के साथ अटैच करके जवाब देना है, तो जो फर्दर एग्जाम आप आगे लाइफ में, अब ऐसा तो है नहीं कि बीकॉम करके या आप बैठ जाओगे आगे आप पढ़ोगे, तो उसके लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि आपको तरीका पहले से आता होगा कि हमें एक वेल डिफाइंड आंसर कैसे लिखना है। तो यही चीज देखो, अब जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर पूछ देगा, देन यू हैव टू इलेबोरेट, टाइटल पेज क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या बोलेगा, ठीक है। टाइटल पेज includes the title of the report, the name of the writer, the name of the principal reader, the purpose and the date of submission, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में देखो, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है ना बच्चों, मैं बता रही हूँ वो कैसे होता है। उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 2 करना होता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो 5 नंबर और 2 नंबर वाला करने के लिए तो आपको ओवरऑल सिलेबस पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई चीजें छोड़ सकते हो आप। बट फॉर 20 नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप क्या चीज ट्रिक कर सकते हो, आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि 4 यूनिट है हमारे सिलेबस में और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें से 2 करना होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई 4 में से 2 स्पेसिफिक यूनिट, मान लो आपको यूनिट 2 और यूनिट 4 बहुत अच्छे से आ रहा है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि उससे उन दोनों से लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा, आप यूनिट 2 वाला और यूनिट 4 वाला सॉल्व कर लोगे। हाँ, बाकी बचा हमारा 2 नंबर और 5 नंबर वाला, तो वो तो मतलब लॉन्ग के लिए जाहिर सी बात है हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा इन द सेंस कि हमें बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारी चीजों को कवर अप करना पड़ता है। तो मेजर ये हो सकता है कि पढ़ो चारों यूनिट, पर किसी 2 यूनिट में एकदम मास्टर कर लो, मास्टर इन द सेंस की उसका इतना पढ़ लो कि लॉन्ग क्वेश्चन में उसके आप आराम से 4 से 5 पेज लिख सको। अब क्या बोल रहा है, देखो ये सारी चीजें आप लिखना क्यों, अब इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है। अगर आप फोर्थ, देखो हमने हर यूनिट आपको बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हर यूनिट में कैसे आएगा, क्योंकि कोई बच्चा सेकेंड यूनिट प्रेफर करेगा, कोई थर्ड करेगा, कोई फोर्थ करेगा, तो जो फोर्थ करेगा उसके लिए तो यही चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो क्या है कि व्हाट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो लॉन्ग में देखो इस क्वेश्चन को एक सब पार्ट, एज अ सब पार्ट बना सकते, पूछ देगा व्हाट इज रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट, 3 पार्ट में हुआ ना डिवाइड क्वेश्चन। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट के टाइप्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो तब आपका वो 3 पार्ट में 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, तब उसके लिए भी आपको ये पूरा डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली फोर्थ यूनिट करना चाह रहे हो अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये ऐसे करके आप चीजों को समझ के एक एक चीज डिटेल में याद करना। अब टाइटल पेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले तो सबसे पहले टाइटल ही होगा रिपोर्ट का, ठीक है। फिर राइटर का नेम, फिर प्रिंसिपल रीडर मतलब जिसके लिए लिखा गया है, जो बाकी लोग भी ऐसा नहीं एक ही पढ़ के नहीं, बाकी लोग भी पढ़ेंगे, बट प्रिंसिपल यानी मेन
जो मेन है, जिसके लिए रिपोर्ट बनाई गई है, उसके रीडर का नाम, फिर पर्पस, क्यों ये रिपोर्ट बनाई गई, फिर डेट ऑफ सबमिशन, जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी जिस दिन, तो उसकी उस डेट, ठीक है, वो डेट। चलो फिर टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आता है, लिस्ट द मेन सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। वही बात जैसे मैंने भी बताया था कि रिपोर्ट में जो जो मेन चीज सेक्शंस है, मतलब ये इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है, कंक्लूजन बताया गया है, उसका रिकमेंडेशन दी गई है, उसका कुछ मतलब सॉल्यूशंस बताए गए हैं। तो जो भी मेन सेक्शंस है उसको लिस्ट करो। पेज नंबर वेयर दे बिगेन, वही जैसे बुक्स में रहता है, ठीक है। मान लो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग आपका पेज नंबर है, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, पेज नंबर 26 ऐसे करके। तो जो हेडिंग है, जो चीजें हैं जो बताई गई हैं अंदर, उसका मेन हेडिंग लिख दो, और वो किस पेज नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे बुक्स में होता है दे बिगेन, जिस नंबर से वो स्टार्ट हो रही है वो लिख दो, ताकि ताकि क्यों ये होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्यों होता है, क्यों, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, आपको स्पेसिफिक डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखना है, या मान लो आपको रिकमेंडेशन देखना है कि क्या रिकमेंड किया गया है इस चीजों के लिए, या इस प्रॉब्लम के लिए, या इसके लिए क्या रिकमेंडेशन दी गई है, क्या सुझाव दिया गया है, आपको वो देखना है, ठीक है। तो अब आप क्या पूरा पलटोगे, नहीं, आप टेबल ऑफ कंटेंट से देख लोगे रिकमेंडेशन कहाँ लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर देखोगे, आप डायरेक्ट उस पेज नंबर को खोल के वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, ठीक है, वही लिस्ट ऑफ टेबल फिगर जो जैसे बुक्स में आगे होता है, वो सेम चीज ये है, बस आपको अंदर किसके क्या क्या है ये चीजें याद रखनी है। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्लूड्स द बैकग्राउंड, पर्पस, स्कोप, मेथड, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोर्सेज। इसमें क्या क्या होता है, बैकग्राउंड होता है कि किस लिए में भी ये रिपोर्ट बनाई जा रही है, फिर पर्पस, वही कि कैसे इस रिपोर्ट का मतलब बनाने का वो आया, बैकग्राउंड में क्या हुआ था, फिर इसलिए हमने बनाया, पर्पस, स्कोप, मेरा मकसद ये है ये रिपोर्ट बनाने का कि ये इन चीज़ों पे रिजोल्यूशन हो, इन चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन हो, मेथड क्या यूज होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेम चीज, और सोर्सेस, ये जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने कहाँ से उठाई है, तो ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में देना है। देन आपका बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी आई आपकी, द मेन सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्शंस विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये मेन सेक्शन होता है रिपोर्ट का, इसमें सारी सब हेडिंग हेडिंग डाल के सारी बातें कही जाती हैं, ठीक है, जो भी होता है रिपोर्ट का मेन पर्पस, जिस लिए भी रिपोर्ट होती है, ठीक है। कंक्लूजन समराइजेस द की फाइंडिंग्स फ्रॉम द डिस्कशन सेक्शन। देखो जो भी ऊपर बातें कही गई थी उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के कि हाँ इससे हमें ये चीज है, मेरा मेन मकसद ये था रिपोर्ट लिखने का, या इस रिपोर्ट से मेरे मुझे ये समझ में आया, मैंने जो भी फिगर्स, जो भी चार्ट्स, जो भी सारी चीजें देखी, उससे मुझे, ये देखो बिजनेस रिपोर्ट्स हैं ये सारी चीजें, ठीक है। क्यों हम नॉर्मल रिपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो भी बातें होंगी, हाँ आपके एक चीज और है, आपके एग्जाम के लिए बच्चे कभी कभी बिजनेस हट जाता है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के हिसाब से बातें लिखने लगते हैं, नहीं, आप अपने किसी भी चारों यूनिट की बात हो रही है, यूनिट 1 2 3 4, चारों यूनिट में आपको ये बात याद रखना है कि आपको सारी चीजें बिजनेस, क्योंकि देखो जनरल सब्जेक्ट है ना ये। अब जैसे रिपोर्ट राइटिंग आप नॉर्मल टर्म्स में भी सोचोगे कि नॉर्मल कोई रिपोर्ट या ऐसे, नहीं, आपको हर चीज, ठीक है, हर चीज बिजनेस, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक फर्म के हिसाब से सोच के अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। रिकमेंडेशन सब्जेक्टिव ओपिनियंस अबाउट व्हाट एक्शंस कुड बी टेकन। रिकमेंडेशंस क्या होती है, सुझाव देना, रिकमेंड करना कि क्या, अपने ओपिनियन देना, ठीक है, कि क्या आपका एक्शंस लिए जा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं उसके लिए। रेफरेंस लिस्ट इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल साइटेड इन द रिपोर्ट, ठीक है, जो भी मटेरियल, अब जैसे फॉर एग्जांपल रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, देखो अब ये मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है, एक्स वाई जेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है कि इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये आपको कहाँ से पता चला, ये आपको कहाँ, आपने जाके पूरी पॉपुलेशन तो एक एक बंदे को गिना तो है नहीं, कहीं ना कहीं से आपको पता चला, आपको रिफर हुआ है। तो जिस वेबसाइट या जिस न्यूज़पेपर या जिस चैनल या जिस आर्टिकल या जिस मैगजीन के द्वारा आपको ये चीज पता चली है, ये जानकारी मिली है, उसका आपको नाम लास्ट में देना होगा, ठीक है, कि एबीपी न्यूज या जो भी एक्स वाई जेड न्यूज चैनल है कि मुझे यहाँ से मिला या इस वेबसाइट से मिला, तो वही होती है हमारी रेफरेंस लिस्ट।
जो आपको लास्ट में बताना होता है। मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आपको सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन को खुल के बताना है, कुछ भी ऐसा दबा के छुपा के नहीं रख सकते, आपको सब कुछ बताना होगा कि मैंने, आपने देखा होगा बुक्स में भी रेफर करके ऐसे करके लिखा होता है, रेफरेंस करके लिखा होता है कि हाँ ये बुक उन, देखो क्या होता है, एक राइटर है, ठीक है, उसने 4-5 बुक देखी, उससे क्वेश्चंस उठा लिए, ठीक है, तो वो अपनी बुक में नीचे लिख देता है या शुरू में पेजेस में कि रेफरेंस, मतलब इस बुक से मैंने अपना कंटेंट उठाया है, तो यही बात हो गई। अपेंडिसेस कंटेन्स एक्स्ट्रा सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्स्ट्रा सपोर्टिंग, जैसे ग्राफ व्राफ हो गया, कुछ ऐसी चार्ट्स हो गए जिससे आपकी वर्बल चीजें और क्लियर हो रही हैं, तो वो आपका अपेंडाइसिस होता है। अ रिपोर्ट समरी should include a call to action to guide reader on the next step decision। जो रिपोर्ट समरी होती है उसमें एक कॉल टू एक्शन, मतलब जो भी चीजें हैं उसके ऊपर एक एक्शन लेना, ठीक है, रीडर को गाइड करता है कि आप अब कोई एक्शन लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। इट शुड इंक्लूड अ कंसाइज ओवरव्यू, कंसाइज मींस शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, बट देखो कंसाइज वर्ड का मतलब हमारे कॉमर्स में हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये कंसाइज वर्ड बहुत आता है, CONSIC, इसका अगर हम अपने जनरल लैंग्वेज में इसका मतलब देखें, कम शब्दों में ज्यादा बातें, मतलब कम शब्दों में सामने वाले को ज्यादा समझा देना, ठीक है, ये नहीं कि बहुत कहानी 10 पेज की कहानी लिखनी है, नहीं, मतलब बहुत एक्यूरेट वर्ड्स, एक्यूरेट सेंटेंसेस को यूज करना, ताकि कम शब्दों में आपके रीडर तक ज्यादा बातें पहुंचे, आपके लिसनर तक ज्यादा बातें पहुंचे। रिपोर्ट मेन पॉइंट्स, की फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन एंड क्रूशियल डाटा इनसाइट। क्रूशियल मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसको देखो क्या होता है ना, कुछ जैसे कंसाइज हो गया, क्रूशियल हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके हर सब्जेक्ट में, हर आंसर्स में रिपीट होते हैं, वर्ड्स की बात हो रही है, तो आप उस जैसे में जब भी बताओ तो वो वर्ड्स के मीनिंग्स तो बता ही जाते हैं, तो उसको दिमाग में रखना, आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। स्टेट द प्रोसेस ऑफ APA स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, देखो इससे आपका दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो ये आया हुआ था, मे बी आई थिंक ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया था ये, और एक साल में आपका ये आया था कि आपको इस पे नोट लिखनी है, 20 नंबर वाले क्वेश्चन में आया था कि नोट लिखनी है, इस APA स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन दे दिया था। अब देखो क्या है कि पूरा मतलब अगर शॉर्ट नोट बोल दिया तो दैट मीन्स कि इसके बारे में आप जो भी जानते हो, जो भी, वो सब आपको लिखना है और करना है, ठीक है, APA के बारे में आप जो भी जान रहे हो आपको सब कुछ लिखना है जब शॉर्ट नोट की बात होगी, ठीक है। चलो, APA स्टाइल, APA क्या, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आगे होगा, ये है। चलो, APA स्टाइल मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग डिमांड्स द यूज ऑफ डबल स्पेसिंग एंड, ये सब तो देखो, ये बोला है कि प्रोसेस, ठीक है, हमें मेन प्रोसेस पे ध्यान देना है कि कैसे, किसके बाद क्या चीज लिखी जाती है, किसके बाद क्या चीज लिखी जाती है, देखो ये कुछ एक्सप्लेनेबल चीज नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे सवाल आता है तो आपको ये स्क्रिप्ट कितने में होता है, कैसे होता है, ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, डायरेक्ट इसके बारे में बताया गया है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या यूज होता है। जैसे रिपोर्ट का भी आपको कंटेंट याद रखना है ना, वैसे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। APA स्टाइल मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग डिमांड्स द यूज ऑफ डबल स्पेसिंग एंड 8.5x11 पेपर विद 1 इंच मार्जिन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट इज रिकमेंडेड। द लार्ज नंबर ऑफ, देखो ये वही चीज है कि क्या रिकमेंड किया गया है APA को डॉक्यूमेंट, मतलब APA को लिखने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। यूज टाइटल केस फॉर हेडिंग, यूज न्यूमेरल फॉर नंबर 10 एंड अबव, हाइपरनेट कंपाउंड एडजेक्टिव, दैट, देखो यही सारी चीजें हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट लाइन ऑल टेबल्स एंड फिगर, लेफ्ट साइड आपको सारे टेबल्स और फिगर्स लिखने हैं। यूज इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर सोर्सेज, यूज इन टेक्स्ट साइटेशन आपको लिखनी है। फुट नोट्स लिखना है, फुट नोट्स मतलब क्या होता है, जो जैसे पूरा आप लिखते हो चीजें, नीचे कुछ ऐसी बात रह गई या कहीं कोई चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो नीचे आप फुट नोट में उसको एक्सप्लेन कर देते हो, बता देते हो। राइटिंग स्टाइल देखो, एन APA स्टाइल रिसर्च पेपर शुड बी रिटन फॉर्मली, एक APA रिसर्च पेपर जो है वो फॉर्मली लिखा जाना चाहिए।
your intent audience is other academics, your colleagues, and you want to communicate with them very clearly and professionally. This means कोई गलत सलत बातें, कोई ताने, कोई ऐसे इनएप्रोप्रिएट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, पॉप कल्चर का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई झूठ बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज लिटरेरी डिवाइस मतलब एरनी इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए। बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट बातें और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके एपीए में होनी चाहिए। देखो क्या है, यूज टेक्निकल टर्म्स बट ओनली व्हेन मतलब टेक्निकल टर्म्स जहाँ जब जरूरत हो तभी ऐसे कुछ टेक्निकल या हार्ड वर्ड्स आपको यूज करने हैं। अवॉइड बायस लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो कॉमन, जैसे इंग्लिश देखो कॉमन है, वो सबको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अब चाइनीज या ऐसे कुछ नहीं लिखना है लैंग्वेज कि आधे लोग को समझ में आधे को आए ही ना। इन एन एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर मस्ट इंक्लूड, देखो ये जो आपके पास नोट्स है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है बच्चों, अगर आपको ये इसका पीडीएफ या फर्स्ट यूनिट हमने एज अ डेमो क्लास यूट्यूब पे फ्री किया था, और ये जो भी सीरीज चल रही है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक हमने किया है, उन सारे के आपको फ्री पीडीएफ नोट्स हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप पे मिल जाएंगे। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। इस ऐप पे देन आप डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, देन वहाँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, वहाँ आपको सारे फ्री नोट्स अवेल हो जाएंगे। ये जो भी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, एमसीक्यूज वाली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, एंड देन फर्स्ट यूनिट का आपका, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये जो भी नोट्स हैं, ठीक, एज इट इज एपीए से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने वो यहाँ नोट्स में पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी से आप चीजें उठाकर अपने आंसर्स में, इन केस अगर आपका एपीए पर क्वेश्चन आया, आप लिख सकते हो, और उसका फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। एंड एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर मस्ट इंक्लूड, एक टाइटल पेज होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेथोलॉजी, रिजल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। अरे सॉरी, एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर में होनी चाहिए। आप तीन, देखो ये आंसर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। 3 पार्ट में आपका ये आंसर डिवाइडेड था। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, अपने हिसाब से पढ़ने इन द सेंस कि अब आपके पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जैसे पूछेगा आप उस चीजों को यहाँ समराइज करके दे देना, और अगर आपको नोट पूछे तो आप पूरी चीजों को लिख सकते हो। देखो, लिमिट योर टाइटल टू मैक्सिमम ऑफ 12 वर्ड्स। आपको टाइटल में अपना 12 वर्ड से मतलब लिमिट करना है, मैक्सिमम 12 वर्ड का टाइटल होना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ एब्रीविएशंस एंड अननेसेसरी, फालतू के कोई वर्ड, कॉमा, ये वो फालतू का कुछ डिजाइन, ये सब नहीं लिखना है। सिंपल मैक्सिमम 12 वर्ड का टाइटल पेज होना चाहिए। द एब्स्ट्रैक्ट शुड डिस्कस द टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब टॉपिक जो भी है उसको डिस्कस करो, स्टडी को, रिसर्च क्वेश्चन को, जो भी रिसर्च हुई है, जो भी मेथड है, जो भी फाइंडिंग रिजल्ट है, सारी चीजों को, कंक्लूजन को, ये सारी चीजों को, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आप चीजों को कर लो। फिर एड्रेस द प्रॉब्लम एंड प्रीमाइस अपॉन विच द रिसर्च वाज बेस्ड। आपको प्रॉब्लम और चीजें देख लिखनी है कि किस वजह से ये रिसर्च की गई थी, ठीक है। मेथड एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ यू डिड द रिसर्च, एक्सप्लेन करना है कि आपने रिसर्च कैसे किया, चीजों को कैसे फाइंड आउट किया। फिर अपना रिजल्ट लिखना है कि आपको इससे रिसर्च करने से क्या क्या फाइंडिंग्स मिली। टॉक अबाउट व्हाट योर फाइंडिंग मीन, आपने जो फाइंडिंग की है उसका मतलब क्या है, उससे आप क्या समझ पा रहे हो। रेफरेंस, अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज यू साइटेड, देखो रेफरेंस यहाँ पे भी आपको देना है कि कहाँ से आपने चीजें उठाई, ठीक है, कहाँ से आपको सारी रिसर्च आपने की, कैसे आपने रिसर्च की है, ठीक है। व्हाट डज एपीए स्टाइल इंक्लूड, अब एक सवाल देखो बच्चों आपका ऐसे था, ठीक है, वो वाला आया, और ये वाला एक सवाल ऐसे था। So what is included in APA style research paper? In fact, APA style has 3 levels. The first level dictates organization. The second level addresses writing style and language use. And the third level deals with mechanics such as punctuations. ठीक है, तो आगे हमने देखो, ये हमने पहले देख लिया, जो भी 3 लेवल्स थे, जो भी एपीए में था देख लिया। बाकी आप इंक्लूडिंग में वही चीज ये शॉर्ट में दे दिया, अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो। मतलब पीछे जो भी एपीए से रिलेटेड बातें थी वो सारी बता दी गई हैं, ठीक है। लेवल वाइज या पॉइंट्स वाइज सब कुछ बता दिया गया है। अब आपका सवाल जिस तरीके से पूछ दे उस हिसाब से आपको इस नोट से उठा के आंसर्स को पोर्ट्रे करना है, यानी लिखना है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपका कोई, अभी बताती हूँ कैसे। देखो, पहले 2 नंबर वाला देख लो।
2 नंबर वाले में इसके बारे में पूछ देगा, ये क्या होती है, इसके बारे में पूछ देगा, ये क्या होती है, इसके बारे में पूछ देगा, ये क्या होती है। 2 नंबर में तो ये हो गया कि अलग-अलग पूछ सकता है कि कौन-सी रिपोर्ट का क्या मतलब है। 5 नंबर वाले में टाइप्स पूछ देगा, तो 5 टाइप आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है? अब पूरे अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में किसी आया, ठीक है? या लॉन्ग क्वेश्चन में आया ये चीज़, ठीक? तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो अ फॉर्मल इनफॉर्मल, शॉर्ट और लॉन्ग, इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल, प्रपोजल, वर्टिकल और लेटरल, इंटरनल और एक्सटर्नल, पीरियोडिक, फंक्शनल। तो 8 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट यहाँ मेजरली दी हुई हैं, ठीक है? चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेट्स स्टार्ट। टाइप 1 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स देख लेते हैं। हमें लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करेंगे तो हमारा 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला उसी में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर केयरफुली स्ट्रक्चर्ड। जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत केयरफुली स्ट्रक्चर्ड, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती हैं, ठीक है? कुछ भी ऊपर नीचे आके ऐसे भी नहीं लिखा होता है, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फॉर्मेट यूज हुआ होता है फॉर्मल रिपोर्ट में। They stress objectivity and organization contains much detail and are written in a style that tends to eliminate such elements as personal pronouns। क्या बोल रहा है? देखो ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा है, बट इसका सीधा साधारण मतलब ये है कि जो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो मेन फोकस करती है ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या मकसद है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या हमारा मकसद है रिपोर्ट लिखने का, हम सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हैं या क्या प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को दे रहे हैं, ठीक है? और देखो इसमें बहुत ऐसी स्टाइल, बहुत फॉर्मल स्टाइल होती है, ठीक है? बहुत जैसे कोई फॉर्मली किसी से बात नहीं करता है, फॉर्मली मतलब कि जैसे कोई जैसे बॉस हो गया, अपने एम्प्लॉइज से बात कर रहा है, काम की बातें, सिर्फ काम की बातें, वो होता है आपका फॉर्मल, ठीक है? कोई फालतू बात नहीं। तो यहाँ पे देखो टर्म यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब बहुत पर्सनली नहीं बात होती है, ठीक है? बस काम की बातें होती हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूजुअली शॉर्ट मैसेज। अब इनफॉर्मल क्या होती है? उसी का उल्टा, ये छोटे मैसेजेस होते हैं, शॉर्ट मैसेज होता है, नेचुरल कैजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब कैजुअल, जैसे हाँ ये वो, तुम ऐसे, तुमने ये किया, तुम ये कर देना, मैं ये कर दूंगा, तुम इतना कर लो, जैसे एम्प्लॉय से बात करता है, ठीक है? फॉर्मल आपका समझ लो बॉस और एम्प्लॉय, और क्या इनफॉर्मल आप समझ लो एम्प्लॉय से जब बात कर रहा है, और वहाँ काम की बातें नहीं होती, जनरल बातें होती हैं। द इंटरनल मेमोरेंडम कैन जनरली बी डिस्क्राइब। आप देखो हमने मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था, मेमो के बारे में पढ़ा था हमने, उन्होंने बताया था ना कि इंटरनली जो छोटी छोटी बातें होती हैं एम्प्लॉयर्स या इंटरनल, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के अंदर, एक आपके बिजनेस के अंदर जो भी बातें होती हैं आपस में एम्प्लॉयज के बीच में, थ्रू मेमोरेंडम अगर हो रही है तो वो मेमोरेंडम भी जो है वो बहुत इनफॉर्मल होता है, ठीक है? उसमें बहुत ऐसा स्ट्रक्चर या ये सब नहीं होता है। ये यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनता है, कैसे? आपको पूछ सकता है कि मेमोरेंडम इंटरनल है कि एक्सटर्नल, वो जैसे भी आपका क्वेश्चन पोर्ट्रे होगा, बट आपको पूछ सकता है कि मेमोरेंडम इंटरनल है कि एक्सटर्नल, तो आपको याद रखना है इंटरनल होता है मेमोरेंडम। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या? एक्सटर्नल मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जिस चीज के थ्रू बात की जाए, बट यहाँ तो अंदर ही, अंदर के लोग ही, बिजनेस के जो भी अंदर के एम्प्लॉयज हैं या जो भी अंदर के ही लोग हैं उन्हीं के बीच में बातें हो रही हैं, तो दैट मीन्स वो इंटरनल है, और इसको आप इनफॉर्मल बोलते हो, ठीक है? ये इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता है। ये आपका हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। अब देखो शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है? शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती हैं? दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन। अ वन पेज मेमोरेंडम इज ऑब्वियसली शॉर्ट, ठीक है? देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्या है, जब एक पेज का मेमोरेंडम है तो जनरली वो शॉर्ट ही होगा, ऑब्वियसली मतलब शॉर्ट ही होगा वो। और 20 पेज का रिपोर्ट जो है वो क्लियरली लॉन्ग, मतलब जो 20 पेज का है वो लॉन्ग है। बट वेयर इज द डिवाइडिंग लाइन? बेयर इन माइंड दैट एज अ रिपोर्ट बिकम्स लॉन्गर इट टेक्स मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। तो वही चीज कह रहा है कि जब एक रिपोर्ट लॉन्ग होती है तो वो होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट, और अगर एक रिपोर्ट शॉर्ट होती है तो वो आपका होता है मेमोरेंडम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। Informational reports, annual reports, monthly financial reports, and reports on personal absenteeism carry objective information from one area of देखो इन्फॉर्मेशन मतलब कि एनुअल रिपोर्ट्स क्या थी,
मंथली फाइनेंशियल की रिपोर्ट क्या है, पैसे का क्या चीज़ है, पर्सनल आपके एब्सेंटिज़्म मतलब किसने कितना एब्सेंट किया, किसका कितना सैलरी बन रहा है, किसका कितना क्या चीज़ें हैं, मंथली फाइनेंस के अब खर्चे क्या बैठ रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुँचाती है, ये आपकी होती है इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होता है? एनालिटिकल रिपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रियल एस्टेट अप्रेजल्स, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास आई होंगी, जो भी आपका साइंटिफिक सॉरी रिसर्च की गई हों, आपकी रिपोर्ट्स हों, आपका रियल एस्टेट का अप्रेजल्स हो ना, अटेम्प्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज करके जो भी प्रॉब्लम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जो भी चीज़ें हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है, वो आपके हो गए एनालिटिकल रिपोर्ट। अब फोर्थ हमारा है प्रपोजल रिपोर्ट। प्रपोजल रिपोर्ट क्या होती है? द प्रपोजल इज अ वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। प्रपोजल रिपोर्ट इज अ वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। A proposal is a document prepared to describe how one organization can meet the need of other. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड प्रपोजल देना मीन्स कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ की कमी है, मैं आपको ये प्रपोजल दे रहा हूँ या दे जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, तो उसको प्रपोजल देना कि नहीं आपकी इस चीज़ को, आपकी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज एडवर्टाइज देयर नीड्स बाय इशूइंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और RFPs. The RFPs specifies a need and potential suppliers prepare proposal report telling how they can meet that need. अब देखो सिंपल प्रपोजल रिपोर्ट क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है, दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। अब मान लो ये गवर्नमेंट की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब जो बी कंपनी है इसको कुछ नीड्स होंगी, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ इसको ज़रूरत होगी कहीं पे किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट करेगी, क्या रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये एक निकालेगी, अपना इशू करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, एडवर्टाइज करेगी कि हाँ मुझे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये मुझे सॉल्व चाहिए, जो भी चीज़ें होंगी। तो क्या, तो जो एक कंपनी है वो देखेगी, वो फिर इसको प्रिपेयर करेगी अपना ये अपना प्रपोजल, प्रपोजल को प्रिपेयर करेगी, प्रपोजल रिपोर्ट को, और इनके पास भेज देगी कि देखिए हम आपकी इस तरीके से मदद कर सकते हैं, और जो भी उसके रिटर्न में पैसा या जो भी वो मांग लें, तो आपकी हम इस तरीके से पैसे से या कैपिटल से या एसेट से या लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में, या जो भी इन जनरल टर्म्स में आप सोचो, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम आपका मदद करेंगे, हम आपको प्रपोजल भेज रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, उसके बदले हमें ये चाहिए। अब वो जो भी डिमांड कर दे, वट एवर दे डिमांड, बट इस तरीके से ये आपका होता है प्रपोजल रिपोर्ट, ठीक है। चलो वही चीज देखो, लास्ट लाइन में लिखा है हाउ दे कैन मीट द नीड। वो नीड मतलब कि अगले की जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। वर्टिकल और लेटरल रिपोर्ट क्या होती है? दिस क्लासिफिकेशन रिफर्स टू द डायरेक्शन अ रिपोर्ट ट्रेवल। बस इसका इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब ये हुआ कि एक रिपोर्ट का डायरेक्शन, कि किस तरीके से एक रिपोर्ट ट्रेवल करे। क्लासिफिकेशन रिफर मतलब ये जो दो क्लासिफिकेशन हुई है रिपोर्ट की, वो डिफर करती है डायरेक्शन ऑफ रिपोर्ट ट्रेवल। किस डायरेक्शन में रिपोर्ट ट्रेवल कर रही है उस पे आपका ये डिपेंड करता है। रिपोर्ट दैट मूव सॉरी होगा ये, मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड द हायरार्की आर रिफर्ड टू एज वर्टिकल रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट ऐसे जा रही है और ऐसे नीचे की तरफ आ रही, ऊपर जाना मतलब क्या, ऊपर फेंकना नहीं, नीचे फेंकना नहीं, ऊपर मतलब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को दे रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को दे रहा है, फिर वो अपने ऊपर मैनेजर्स को दे रहा है, फिर वो अपने ऊपर अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहा है या शेयर होल्डर्स को दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिपोर्ट नीचे जो लो लेवल है, तीन लेवल होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो जो लो लेवल है उनके द्वारा कोई रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम, उनको कोई दिक्कत है, कोई बात है, वो रिपोर्ट बना के अपना पूरा सब कुछ लिख के या जो भी वो भेज रहे हैं, तो वो हो गई आपकी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से ऊपर। अब कोई सुपीरियर, कोई शेयर होल्डर, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सुपीरियर्स या मिडिल मिडिल लेवल वालों के मैनेजर्स के पास या एम्प्लॉयज के या फोमेंस के पास रिपोर्ट भेजें, तो वो आपका
डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो कहाँ गया, हाँ, हायरार्की रिफर टू एज वर्टिकल रिपोर्ट, सच रिपोर्ट्स अब चाहे तो अपवर्ड हो चाहे तो डाउनवर्ड हो, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल क्या होता है बच्चों, एक ऐसे, बस ये सीधी लाइन इज वर्टिकल, हम जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये सीधी लाइन ऐसे वर्टिकल होती है, ठीक है। तो अब वर्टिकल चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ है वो वर्टिकल। चलो फिर क्या, सच रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट कंट्रोल, जैसा मैंने अभी आपको बताया मैनेजमेंट के कंट्रोल के लिए होती है। लेटरल रिपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड असिस्ट इन कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये वाला, ठीक है। लेटरल रिपोर्ट ये होती है, इसको हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट भी कहते हैं। अ रिपोर्ट ट्रैवलिंग बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम, और देखो देखो बोल रहा है ना, सेम लेवल के, जैसे एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को भेजेगा, ठीक है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को भेजेगा, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को देगा, या एक फोरमैन दूसरे फोरमैन को देगा, मतलब एकदम लो, चाहे तो लो लेवल वाले लो लेवल को देंगे, चाहे तो मिडिल लेवल वाले मिडिल लेवल को देंगे, ठीक है। लो लेवल वाले लो लेवल को देंगे, मिडिल लेवल वाले मिडिल लेवल को देंगे, और टॉप लेवल वाले टॉप लेवल को देंगे, मतलब सेम लेवल वाली चीजें सेम लेवल पे लोग आपस में देंगे रिपोर्ट्स, तो वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल या लेटरल। देखो हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, तो वो हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल, या उसको लेटरल भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते नहीं है, जैसे प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, या प्रोडक्शन वाले फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो है तो ये मतलब भाई मैनेजर मैनेजर टू मैनेजर, ठीक है। आई होप दिस फिफ्थ वाला इज क्लियर। कमिंग टू द सिक्स्थ, इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट्स ट्रैवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं वो विद इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रैवल करती हैं। एक्सटर्नल रिपोर्ट सच एज एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी आप प्रिपेयर्ड फॉर, और जो जैसे एनुअल रिपोर्ट हो गई, जो रिपोर्ट बनती है कि आउटसाइड मतलब कंपनी के बाहर लोगों के बीच में पब्लिश किया जाए, वो आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ठीक है। देखो रिपोर्ट वाला बस 8 तक है, बाकी ये रिपोर्ट्स टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चंस आते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट्स आर इशूड ऑन रेगुलरली शेड्यूल्ड डेट्स। पीरियोडिक क्या होगा, मतलब पीरियोडिक वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो टाइम पर करेक्ट टाइम सीक्वेंस शेड्यूल पे हो रही होगी, ठीक है। शेड्यूल मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी हो गई, एक पूरा एक सही शेड्यूल एक सही टाइम पर होती है। अपवर्ड डायरेक्टेड एंड सर्व मैनेजमेंट कंट्रोल, प्री-प्रिंट फॉर्म एंड कंप्यूटर जनरेटेड डाटा कंट्रीब्यूट टू द एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट, बस यही चीज है। फंक्शनल रिपोर्ट क्या होती है, दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मार्केटिंग रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स and a variety of other reports that take their designations from the ultimate use of a report. Almost all reports could be included in the most category. देखो फंक्शनल रिपोर्ट के अंदर देखो कितनी कितनी चीजें, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ठीक है, अकाउंटिंग, जो भी XYZ रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी फंक्शनल रिपोर्ट के अंदर आती हैं। एंड अ सिंगल रिपोर्ट कुड बी इंक्लूडेड इन सेवरल क्लासिफिकेशन। वही चीज फंक्शनल में सारी तो फंक्शन कर रही हैं, तो ये सारी चीजें आपकी फंक्शनल रिपोर्ट में आती हैं, जो एक बिजनेस के फंक्शन से रिलेटेड बातों को बता रही होती है। जो बिजनेस में फंक्शन चल रहा है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो गया, फंक्शन जो भी है आपके बिजनेस का, उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है वो आपकी फंक्शनल रिपोर्ट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, और इन्हीं सवालों में से आपका शॉर्ट लॉन्ग हर तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पूछा है व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, ठीक है, एंड चार्ट्स, व्हाट आर दियर डिफरेंट काइंड्स। पूछा है कि डायग्राम और चार्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इनके अलग अलग काइंड्स क्या हैं। तो चलो देख लेते हैं। डायग्राम्स एंड चार्ट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि जो भी, अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि मैं बस क्वेश्चन बोल रही हूँ और आंसर बोल रही हूँ, पीछे यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, पीछे ऐसे ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है, और हम आपको डायग्राम चार्ट का यूजेस इंपॉर्टेंस सब बता रहे हैं, तो मे बी आप सुन के एक से आप समझोगे, बट क्या आप वो चीजें याद रख पाओगे, क्या वो चीजें आपको प्रॉपरली समझ आएंगी, हम कितना भी बोल दें, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने अपनी विजुअली आपने आंखों से अपने वो चीजें देखी नहीं, ठीक है।
तो यही इम्पोर्टेंस है डायग्राम और चार्ट का। उससे उसको आप देख के चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। हिंदी में अपने आंसर को पहले समझ लिया करो। जब आप लिखोगे इंग्लिश में, जब आप हिंदी में समझ लोगे, आप इम्पोर्टेंस समझ लोगे, ठीक है? तब आपको लिखना, आप आंसर्स में हर पॉइंट को कवर अप कर पाओगे, ठीक है? तो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप देखते हो तो आपको एक तो जल्दी समझ आता है, मुश्किल बातें भी आपको जल्दी समझ में आती हैं। आप बार-बार रीड करते हो, आपके मेमोरी में बैठ जाता है, आपको याद होता है, आपके पास रहता है, तो आप उससे फट से, मतलब जहाँ पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, कहाँ वो सब चीज़ें देख के, आप डायग्राम और चार्ट देख के फट से बातें समझ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन को विजुअली आँखों से दिखाने के लिए यूज़ होता है, व्हिच कैन मेक इट ईज़ियर टू अंडरस्टैंड, एनालाइज़ एंड रिमेंबर। यही 3 चीज़ होती है। अंडरस्टैंड सबसे पहला समझने में मदद करता है, एनालाइज चीज़ों को एनालाइज करने में कि अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसे, और रिमेंबर याद रखने में, ठीक? दैट्स इट। समराइजिंग इंफॉर्मेशन, कंपेयरिंग डाटा, एम्फेसिंग ऑन अ पॉइंट, इम्प्रूविंग क्लैरिटी, सेविंग टाइम, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस हैं आपकी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस है आपकी ये डायग्राम्स और चार्ट्स की। समराइजिंग इंफॉर्मेशन, डायग्राम्स एंड चार्ट्स कैन समराइज इंफॉर्मेशन और इलस्ट्रेट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बोल रहा है कि समराइज, समराइज मतलब कि कोई बड़ी सी थ्योरी या चीजों को कम शब्दों में दर्शाना, तो समराइज करना। समरी हम लिख पढ़ते थे ना, पोयम या कोई कहानी, तो लास्ट में समरी रहती थी। पूरी ओवरऑल पूरी कहानी में आपने 4-5 पेज या 10 पेज की कहानी में आपने क्या पढ़ा, वो छोटी सी समरी में रहता था, ठीक है? तो वही चीज़ कि जो भी इन्फॉर्मेशन पूरी है, उसको एक छोटे वे में समराइज़, एक छोटे वे में दर्शाना, वो डायग्राम्स और चार्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है? जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, जो भी है। चार्ट्स और ग्राफ जो होते हैं वो मल्टीपल सेट, मतलब प्रीवियस ईयर के चार्ट्स के साथ, या जो भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? चार्ट्स एंड ग्राफ कैन बी यूज्ड टू एम्फसाइज अ पॉइंट। एक पॉइंट को बताने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, कोई एक बात अगर समझाना है, बताना है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स कैन इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेजेस। तो ये क्या होता है कि अब आपका जो भी मैसेज इन्फॉर्मेशन है, वो और चार्ट्स और ग्राफ देखने से क्लियर हो जाता है। आपने देखा होगा आपके यूट्यूब पे या टीवीज़ पे पहले आता था, कोई बिज़नेस मीटिंग चल रही है, किसी सीरियल्स में भी आता था, पीछे चार्ट ऐसे-ऐसे बार ग्राफ और पूरा पेजेस पीपीटी पे मूव करते रहते थे, तो वही चीज़ें हैं। सेव टाइम, इससे कंफ्यूजन और समय बचता है। अब आप 10 पेज का कोई चीज़ पढ़ो और एक चार्ट आप देख लो और इससे आपको बातें अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए, तो इन दोनों में से आप क्या प्रेफ़र करोगे? चार्ट। हाँ, आपको एक लेंथी वे में थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरेंस के लिए आपको चार्ट और इम्पोर्टेंस की बहुत नीड होती है, ठीक है? चलो, मेकिंग डेटा मेमोरेबल, तो आप डायग्राम और ये सब देख के उसके बहुत मेमोराइजिंग इफेक्ट होते हैं। जैसे आप कोई एनिमेटेड मूवी देखते हो, कहानी देखते हो, तो आपको, जैसे आपने पढ़ा एक कहानी और आपने वही चीज, आपको देखो पिक्चर्स याद रहती हैं। जो आप थिएटर में जाके मूवी देखते हो, वो इतनी बड़ी 2-3 घंटे की मूवी होती है, उसका आपको हर एक सीन याद होता है कि इसके बाद क्या हुआ था, डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं कि इसने इससे वो कहा। बट अगर आप हिंदी की या इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ो, ठीक है, 2-3 पेज की भी है ना, 10 मिनट 15 मिनट में आप पढ़ लो, तब भी वो आपको याद नहीं रहेगी। जितना उसमें डायलॉग्स आपको याद नहीं रहेंगे, जितना आपको तीन, सोचो 3 घंटे की मूवी याद हो जा रही है, एक एक डायलॉग याद हो जा रहा है, पर अब 5-6 पेज की स्टोरी नहीं याद रहती बच्चों को, कुछ देर तक याद रहती है पर भूल जाते हैं वो लोग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट इंस्टेंट पे तो याद रहती है कि अच्छा ये हुआ था, बट आप 1-2 दिन बाद देखोगे आप भूल जाओगे, ठीक है? बट पिक्चर कई सालों तक नहीं भूलती, क्यों? क्योंकि उसको आपने विजुअली देखा है, देखते देखते उन लोग की पूरे चीजों को देख के आपने सुना है, तो इसीलिए जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं, अब तो मतलब जैसे डिजिटल बोर्ड के थ्रू आपको चीजें एनिमेटेड मूवीज के थ्रू से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए ताकि मेमोरेबल, उनके लिए मेमोराइजिंग इफेक्ट, जो आपका डायग्राम चार्ट या जो भी विजुअल्स होते हैं, उनके पास मेमोराइजिंग आपके इफेक्ट होते हैं, मतलब वो जल्दी से आप याद रख सकते हो। ब्रिंगिंग आउट हिडन फैक्ट्स, जो भी हिडन फैक्ट्स हैं, टेबल, अब जो भी ऐसे चीजें हैं कि आपको हिडन फैक्ट्स भी आपके बाहर आ जाते हैं चार्ट्स में, क्योंकि आपको सब कुछ शो करना पड़ता है। अब लिखने में मान लो एक पॉइंट आपने नहीं, मैं यहाँ ये चीज नहीं लिखती, ये चीज मैं कट कर देती, क्या किसी को पता चलता? नहीं पता चलता। मान लो कितना भी ये ज़रूरी रहता, बट चार्ट और डायग्राम में आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, आपको वहाँ सब कुछ पॉइंट आउट करना होता है।
चलो, चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर डेटा। देखो वही सारी बातें, ठीक है, वही सारी बातें एक शॉर्ट फॉर्म में अगेन लिख दी गई है। अब टाइप्स देख लो, पूछा है ना, तो बार चार्ट होता है, ठीक है, बार चार्ट आपका होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, फ्लो चार्ट होता है, वेन डायग्राम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, फिश बोन, स्पाइडर चार्ट, इतने सारे टाइप्स ऑफ चार्ट। आप 3-4 याद रख लेना, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये वेन डायग्राम, ये कुछ 4-5 आप याद रख लेना, बाकी इतने टाइप्स के आपके चार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो याद देख लेना। बाकी नोट्स आपको अगेन आई एम टेलिंग, इस डीएनएस एडुकेयर ऐप पे आप जाना, डाउनलोड करना, वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। आप ये बोल रहा है कि वेरियस स्टेप्स बताओ जो कि रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के दौरान हमें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। चलो, एनालाइज योर ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला और जो हमारे काइंड्स वाला था। देखो 4th यूनिट हमारा बहुत बड़ा नहीं है, मेजरली उसमें रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ही चीजें दी गई हैं, और बच्चों दिया गया है जो भी उस पर ध्यान मत दो। मेन बात ये है कि आपका रिपोर्ट से ही आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, जो भी 3 ईयर सेमेस्टर पेपर्स मैंने देखे वहां रिपोर्ट से ही रिलेटेड, चाहे काइंड पूछे, चाहे फॉर्मेट पूछे, चाहे स्टेप्स पूछे, चाहे जो भी पूछे, बट रिपोर्ट से ही आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले अपनी मतलब ये पूछ रहा है कि आप वेरियस स्टेप्स बताइए जो कि आपने एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करते, रिपोर्ट लिखते टाइम, जब आप रिपोर्ट राइटिंग आज आपने शुरू की, उसके दौरान आपको जो भी आप स्टेप्स लोगे, वेरियस स्टेप्स लोगे, वो क्या होंगे। एनालाइज योर ऑडियंस, सबसे पहले अपनी ऑडियंस को एनालाइज करिए कि आपका रीडर कौन है। कंसिडर दियर नॉलेज, उनकी नॉलेज, उनके पास कितनी जानकारी है, उनका एटीट्यूड क्या है, व्हाट दे माइट ऑल, ऐसी बातें नहीं जो उनको पहले से पता होंगी। आपको पता है कि आपके ऑडियंस के बाद पहले से पता है, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। डिफाइन टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव, अपना टॉपिक चूज कर लीजिए अपने ऑडियंस के हिसाब से कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, और उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सारी चीजें करिए। आउटलाइन मतलब अपने आइडियाज और सारी चीजों को पहले से आउटलाइन कर लीजिए ताकि आपका रिपोर्ट बहुत स्मूथली चले। प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मतलब अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, जैसे है ना, रिपोर्ट मैंने बना ली, अब तो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मतलब होता है ना, ओरल प्रेजेंटेशन जो होती है जिसमें आप पूरा अपनी रिपोर्ट, अपनी चीजों को पीछे चल रही है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये पीछे जो चल रहा है वो भी तो आपने लिखा है, ये जो पीछे आ रहा है ये भी तो मैंने ही लिखा है, तभी ना मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो वही चीज है, ठीक है। प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर लो, फिर डिजाइन योर प्रेजेंटेशन। अब जैसे मैंने भी डिजाइन किया कि क्वेश्चन रेड पेन से है, बाकी आंसर्स ब्लैक से है, तो मैंने भी डिजाइन किया, प्रैक्टिस। अब यहाँ जैसे मेरे लिए तो ये नोन चीजें हैं, बट अब आप एक बार अपनी रिपोर्ट जो भी आपने बनाई है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस। फिर आप देखो कि आपकी ऑडियंस इसमें से क्या क्या सवाल पूछ सकती है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। चलो, सम अदर टिप्स फॉर गिविंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, टेलिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी के थ्रू बातें बताओ। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब अभी इधर उधर ताक के बोलो या ऐसे सर झुका के बोलो तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आएगा, तो वही चीज है। अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, एडिंग अ टच ऑफ ह्यूमर, ग्राउंडिंग योर स्टेटमेंट्स इन फैक्ट्स, यूजिंग, देखो ये सारी चीजें थी कि देखो लिखा है क्या, लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मतलब बहुत, अब यहाँ आप ही सोचो कि मैं एकदम एक के बाद एक, आपने देखा होगा कहीं कहीं मैं इस तरीके से, जैसे ये है पॉइंटर्स में आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको भी अपने आंसर्स को कोशिश करना है कि आप पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, आप भर के एकदम कहानी एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन, इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक तो बहुत लेंदी और अनयूजुअल सी लगती है, और कोई भी इतने सारे एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करनी होती है, इतना आप कहानी वो लोग चेक भी नहीं करते। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉइंट्स में बातें लिखते हो, उन्हीं बातों को बस अच्छे से पॉइंट में, एक एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट, एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट, इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो आपका आंसर, आपका पेपर बहुत अच्छा दिखेगा, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, आपका एग्जामिनर देखेगी, समझ जाएगा कि नहीं एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा है, तो आपको नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके 4th यूनिट के, बिजनेस कम्युनिकेशन के 4th यूनिट के आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो बच्चों अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यूपी या यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है या उनसे एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज में
तो उसमें अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप हमारे नवोत्भव बैच में इनरोल करा सकते हो, ठीक है? जिसमें बीकॉम फर्स्ट बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, इन चारों सब्जेक्ट की हमने इस नवोत्भव बैच में प्रिपरेशन की है। तो इस बैच में आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्री-वाईक्यू सॉल्व कराए जाएँगे, वन शॉट रिवीजन एंड वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। ये सारे की फीचर्स हैं आपके इस कोर्स के। आपको इस कोर्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बच्चों, इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ है और वैलिडिटी 1 ईयर है। तो हमने वैलिडिटी 1 ईयर इसलिए रखी है क्योंकि कुछ-कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज़ या आपके कॉलेजेस में क्या होता है, ये कुछ-कुछ सब्जेक्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में है, तो वैलिडिटी 1 ईयर्स होने से क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर आपका 6 महीने बाद आ जाएगा, तो उसके सब्जेक्ट को भी आप इस बैच से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ आपको प्रॉपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, लेक्चर वीडियोज़ हैं, हर एक टॉपिक के नोट्स हैं, ठीक है? तो इस कोर्स का ऑफर प्राइस 1250 है और इस कोर्स में एनरोल कराने के लिए भी आपको डीएनएस एडुकेयर ऐप, जो ऐप आप नोट्स के लिए डाउनलोड कर रहे हो, उसी ऐप में जाकर आपको इस बैच में एनरोलमेंट मिल सकता है। और अगर आपको बैच, एग्ज़ाम या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। हमने 4th यूनिट अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने चारों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को कर लिया है। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशंस आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर पेपर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँचे। सो आई होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू एवरीवन।